हेलो दोस्तों। आज आपको क्रेडेंस ट्यूटोरियल की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपका दिन अच्छा रहा होगा। और इसी प्रेरणा के साथ मैं आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं। और आज पेपर थर्ड है, उसका पार्ट वन करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आया या जो भी उन्होंने पर्सनल मैसेज किया कि सर पेपर बहुत लेंदी हो जा रहा है। तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, सब्जेक्ट रहेगा और बाकी सेकेंड पार्ट को मैं कॉमन है, हिंदी है और कृषि है, उनको मैं एक साथ असेंबल किया हूँ। तो सब्जेक्ट को एक बार लेंगे पार्ट वन में, पार्ट टू में हमें दूसरा वो लेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इतिहास से। काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से काव्य शैली के साक्ष्य मिले हैं। काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। और जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख में यह पता चला कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील, जो सुदर्शन झील थी उसकी मरम्मत कराई और बिना बेगार के। ये मैंने लास्ट पेपर में भी किया है। ठीक है, इसमें दूसरे टाइप में क्वेश्चन इसमें कैसे फ्रेम होगा कि रुद्रदामन ने किस झील का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, मरम्मत या जीर्णोद्धार, रिनोवेशन। ठीक है, जीर्णोद्धार किसका कराया इन्होंने? सुदर्शन झील का। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो सकते हैं? अब रुद्रदामन के अभिलेख से कैसे पता चला कि किसने मरम्मत कराई सुदर्शन झील की? रुद्रदामन ने। और किस अभिलेख से पता चला? जूनागढ़ अभिलेख से। और ये जो सुदर्शन झील जो थी, इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो हमारे कुशल शासक कनिष्क जो थे, इन्होंने सिक्कों पर बुद्ध को अंकन कराया। बुद्ध का फोटो उन्होंने अंकन कराया, मतलब उस पे अंकित था। जैसे ये सिक्का है, उस पे बुद्ध, महात्मा बुद्ध का फोटो अंकित था। तो कनिष्क ने किसके सिक्कों पर कराया? बुद्ध के सिक्कों पे। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। चार ऑप्शन दिए होंगे, बुद्ध हुआ, महावीर हुआ, और रुद्रदामन हुआ, अशोक हुआ, किसके अभिलेख? तो इसमें कनिष्क ने बुद्ध के फोटो को अंकित कराया था। अब विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व। अभी देखिए यहाँ पे है ईसा पूर्व और यहाँ पे है ईसवी। अब देखिए विक्रम संवत और शक संवत, इन दोनों के बीच कितना ईयर का डिफरेंस है? 135। ठीक है, तो जो शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में, और ये विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ था 57 ईसा पूर्व में। अब आप एक याद रखिए, 57 ईसा पूर्व, उसमें 35 ईसा पूर्व में 35 ऐड कर देंगे तो 78 ईस्वी आ जाएगा। ये आप लोग इसको याद कर, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक क्या थे? सातवाहन संस्थापक कौन थे सातवाहन वंश के? सिमुक। और किसके बाद? मौर्य के बाद, मौर्य डायनेस्टी के बाद ये दक्षिण भारत में सातवाहन प्रसिद्ध हुए थे। तो यहाँ पे दो पॉइंट बने। मौर्य के बाद कौन था? सातवाहन। और सातवाहन के संस्थापक सिमुक। जो अफगानिस्तान है, बामियान की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। जो अफगानिस्तान था वो किसकी प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए। ये जो बुद्ध की प्रतिमाएं थी वो बामियान पहाड़ियों से काट के बनाए गए थे।
और अफगानिस्तान में जो तालिबान शासक थे, इन्होंने इन प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमाओं को किसने नष्ट किया? तालिबान शासकों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सातवाहनों की जो वास्तविक राजधानी थी वो क्या थी? प्रतिष्ठानपुर या पैठन। और जो इनकी आरंभिक राजधानी थी वो अमरावती मानी जाती है। तो सबसे पहले जो राजधानी थी वो अमरावती, और जो वास्तविक राजधानी थी वो प्रतिष्ठानपुर या पैठन थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराई थी। कितनी कराई थी? 4 अश्वमेध यज्ञ, प्रवरसेन प्रथम ने। और इन्होंने कुछ अनेक वैदिक यज्ञ भी कराए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोलते हैं। कंफ्यूजन मत करना, क्रिएट करना। चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम अलग अलग हैं। ये जो द्वितीय वाले हैं वो, उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम गुप्त शासक थे जिनको और परम भागवत की उपाधि मिली। और इनको कौन सी दूसरी उपाधि मिली? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और परम भागवत। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत के साथ साथ कौन सी और उपाधि मिली थी? तो वो विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति चंद्रगुप्त के सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी देती है। तो प्रयाग प्रशस्ति एक बुक है जिसमें क्या पता चलता है? इसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त के सैन्य अभ्यासों का वर्णन किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त के सैन्य अभ्यासों को वर्णित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही शक विजेता के रूप में भी जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको शक विजेता भी कहा जाता था। और इन्होंने ही रजत सिक्के चलाए। ठीक है, उस सिक्कों का नाम रूपक या रूप्य था। ठीक है, रजत सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और इन सिक्कों को क्या बोलते थे? रूपक या रूप्य कहते थे। और इनको दूसरी कौन कौन सी उपाधि दी गई? परम भागवत और विक्रमादित्य। ठीक है, तो दो उपाधि हैं, परम भागवत और विक्रमादित्य। इन्होंने शक विजेता भी कहा जाता था इन्हें। और दूसरा रूपक या रूप्य नामक रजत सिक्के चलाए थे। रजत मतलब चांदी के सिक्के। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। और इनके जीवन पर लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य लिखा गया था। किसने लिखा था? एडविन अर्नॉल्ड। ठीक है, एडविन अर्नॉल्ड ने इनको लाइट ऑफ एशिया में, एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में देख बताया है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसने बताया? एडविन अर्नॉल्ड ने, और अपनी बुक लाइट ऑफ एशिया में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, सेकंड जो थे, उन्होंने कौन से सिक्के जारी किए? चांदी के। चांदी मतलब रजत। और उनको क्या बोलते थे? रूपक या रुपए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? और ये चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे।
कभी कभार चमड़ा के हुआ करते थे। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? एरण। तो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य एरण से मिला है। अभिलेखीय मतलब खुदाई में जो मिला, उससे पता चला कि यहाँ पे सती प्रथा थी। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर में बहुत बहुत ही काम हुआ यहाँ पे। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त जैसे कि जो अभिलेख मिले हैं, मैक्सिमम अभिलेख जो कहाँ से मिले हैं? गुप्ता डायनेस्टी से ही मिले। तो गुप्ता डायनेस्टी में जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो कला और संस्कृत से रिलेटेड थे, तो इसलिए इसको इस काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, प्राचीन काल का। एंशियंट हिस्ट्री का वो गोल्डन एरा बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? गुप्ता काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को, अब प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में प्राचीन भारत को विगत भागम या उदक भाग कहा जाता है। और जो इरिगेशन, सिंचाई कर था, जो इरिगेशन टैक्स जो था, सिंचाई कर, उसको क्या बोलते थे? विगत भागम या उदक भाग। ठीक है, तो सिंचाई कर को क्या बोला जाता था प्राचीन काल में? विगत भागम या उदक भाग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कुछ दर्शन शास्त्र, दर्शन जो शास्त्र थे, उनके प्रतिपादक कौन थे? जैसे सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के कपिल, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल को कहा जाता है। योग दर्शन पतंजलि, पतंजलि जो थे हमारे योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अब न्याय दर्शन, गौतम, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम। वैशेषिक दर्शन के कणाद। योग दर्शन तो सबको पता ही होगा, न्याय दर्शन इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक, वैशेषिक भी मीमांसा, और योग दर्शन दो बार हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। मीमांसा जैमिनी, तो इनको आप रट लीजिए। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद एवं मीमांसा जैमिनी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी के शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर, और अभी पीछे पढ़ा था प्रतिष्ठानपुर या पैठन। ठीक है, प्रतिष्ठानपुर का ही नाम पैठन था। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी क्या है? प्रतिष्ठानपुर या पैठन थी। तो पुराणे के अनुसार जो चंद्रवंशी शासक थे, उनका मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट करी थी। सम्राट हर्ष थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट करी? थानेश्वर से कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन ने, सम्राट जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने कन्नौज तथा प्रयाग में दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया था। तो उन्हें, हर्षवर्धन के बारे में 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने, पहला पॉइंट था राजधानी, राजधानी को थानेसर से
कन्नौज कन्नौज प्रतिस्थापित की। ठीक है, थानेसर से कन्नौज शिफ्ट किया। दूसरा पॉइंट, कन्नौज एंड प्रयाग में दो धार्मिक यज्ञ कराई, दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज तथा प्रयाग में दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। हेनसांग, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हेनसांग जो था सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। जो हेनसांग जो था सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, और ये जो था वो कौन था? चीनी यात्री था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का यूज करते थे। अब रेशम जो था उसमें रेशम वहां पे नहीं बोला जाता था, वहां पे कौशेय कौशेय शब्द यूज करते थे रेशम के लिए। प्राचीन कालीन चीनी लोगों ने भारत का उल्लेख हिंतु एवं थियांतु नाम से किया है। जो चीनी लोग थे, इन्होंने भारत को क्या बोलते थे? भारत को क्या नाम दिया था? हिंतु तथा थियानतु। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय, जो विक्रमशिला का बौद्ध विश्वविद्यालय था उसको किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। और ये पाल वंशीय शासक थे। ठीक है, ये पिछले बार भी हम लोग देख चुके हैं, पिछले पेपर में शायद किसी एक पेपर में मैंने देखा है। ठीक है, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो आदि शंकर थे उन्हीं को ही शंकराचार्य बोला जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म स्थल केरल था। इनका जो जन्म स्थल था वो क्या था? केरल था। आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अब देखिए, आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। और जो कालिदास थे तो किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। खजुराहो का कंदारिया मंदिर, जो कंदारिया मंदिर है खजुराहो का, वो चंदेलों ने बनवाया था। चंदेल शासकों ने बनवाया था। जो खजुराहो का कंदारिया मंदिर, वो किसने बनवाया? चंदेला शासक ने। ठीक है, चंदेल शासकों ने बनाया। जो एलोरा है वो कहाँ पे है? नासिक डिस्ट्रिक्ट में एलोरा की गुफा है, अजंता एलोरा। एलिफेंटा अलग है। एलिफेंटा के एलिफेंटा की गुफाएं ये हैं एलोरा, अजंता एंड एलोरा। ठीक है, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? नासिक डिस्ट्रिक्ट में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है, एलोरा की गुफाओं में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है, अब तो देखिए दो पॉइंट हो गए यहाँ पे। खजुराहो का चंदेलों ने कराया था कंदारिया मंदिर का, और एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है
जो कैलाश मंदिर कहाँ पे है? एलोरा की गुफाओं में। उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खिली घोषाल थे। जो मक्खिली घोषाल कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। अब जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। जो त्रिपिटक थी, त्रिपिटक है, ठीक है, जो त्रिपिटक है वो क्या है? जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनके बारे में संकलन किया गया है। शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में उन्होंने असेंबल किया गया अलग अलग बुक में। तो 3 बुक इन्होंने पब्लिश की। एक विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्ब। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्ब पिटक। तो विनय पिटक क्या है? संघ संबंधी नियम और विचार हैं। संघ के जो जो संघ में रहेंगे उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। और जो सूत पिटक है वो धार्मिक सिद्धांतों पे। और जो अभिधम्म पिटक है, इनका जो दार्शनिक जो सिद्धांत थे, जो इन्होंने दार्शनिक जो सिद्धांत दिए थे वो उसके बारे में लिखा है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए वो। ठीक है। तो विनय, जो विनय पिटक थी वो उनके संघ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो उनका कम्युनिटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बताया गया है। और सूत पिटक धार्मिक सिद्धांतों, अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में संकलित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं विनय पिटक किससे संबंधित है, उसमें क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में। सूत पिटक में क्या लिखा हुआ है, अभिधम्ब पिटक में क्या लिखा हुआ है। तो इन सबको आप जो है अभी पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, जैसे सूत पिटक जो है वो किससे संबंधित है? धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित है, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों से। अभिधम्ब पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित, जो दो उन्होंने दार्शनिक विचारधारा रखी थी, जो उन्होंने लेक्चर दिया, धार्मिक जो दार्शनिक विचार अपने दिए, वो उसको संकलित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। जो जी गीता जो है वो उसको संस्कृत में लिखा गया था। वैदिक काल में गायों को अगन्या कहा गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और एक बार आप पढ़ेंगे जिंदगी भर याद रखेंगे। वैदिक काल में गायों को क्या कहते थे? अगन्या। गायों को अगन्या कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समित जो थे उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। जो अथर्ववेद जो है उसमें सभा और समिति जो थी उनको क्या बोलते थे? प्रजापति की 2 पुत्रियां। चलिए देख लेते हैं कुछ नदियां और उनका आधुनिक नाम। वैदिक काल में इनका नाम कुबा हुआ करता था। अभी आधुनिक नाम जो है काबुल। परुष्णी, रावी नदी को वैदिक काल में परुष्णी कहा जाता था। सदानीरा, गंडक को सदानीरा कहते थे। और सतलुज, सतलुज नदी को शतुद्री के नाम से पुकारा जाता था वैदिक काल में। तो वैदिक काल में इनका नाम ये था। अभी जो नाम है प्रेजेंट टाइम में वो ये नाम है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को, क्रेडेंस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को बजाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और अच्छे से अच्छे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले।